जीके एंड जीएस दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एसएससी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। खास करके जीएस में तो कुछ ज़्यादा ही, और हिस्ट्री में लोगों को बोरियत होने लगती है पढ़ने में स्टूडेंट्स को। उसी के लिए हम ट्यूटोरियल लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और जैसा कि मैं अपने हर ट्यूटोरियल में आपको बताता हूं, मैंने बताया था एसएससी सीजीएल 2017 के ट्यूटोरियल में कि हम जीके और जीएस के भी कुछ ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, जो कि हमारी काफ़ी लंबी चलेगी। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसे हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। फ्रेंड्स, हम इसी से अपनी हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और हम 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था वहाँ तक हम चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। हम पूरी हिस्ट्री कवर कर लेंगे, लेकिन हम थोड़ा यहाँ से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की बात आ जाती है, गांधी जी का इशू आ जाता है, दांडी मार्च आ जाता है, और भी बहुत सी घटनाएं हुई है इस सब एरा के बीच में। हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लूसेंट हुई या जो भी जिस बुक से आप कंटिन्यूस कर रहे हैं ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप 6th क्लास की जो सोशल साइंस की बुक आती है या जो भी हम जीएस है जीके है, अगर आप उनसे पढ़ें तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। उनमें डिटेल में दिया रहता है। ये जो बुक होती हैं लूसेंट मूसेंट जो भी हैं, और अदर भी बुकें हैं बहुत सारी, उनमें एक्चुअली होता क्या है कि सिर्फ उनमें डेट दे देते हैं और बस ये कब हुआ था, किसने किया ये। कभी अगर डीप में आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि अगर इन टॉपिक में से आ गया तो आप आराम से कर दोगे। इतना तो कर ही दोगे कि 5 अगर क्वेश्चन आए तो आप 4 तो या 3 तो कर ही दोगे। अगर ऐसे लिखने को भी आ गया डिस्क्रिप्टिव में तो आप आराम से लिख दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिनको पता है उनको ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये दे देता है कभी कभी क्वेश्चन में। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कब हुआ था? 1929 दिसंबर में हुआ। ठीक है, 1929 दिसंबर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में हुआ क्या था? ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। थोड़ा इसको समझ लेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस आंदोलन में एक्चुअली में हुआ क्या था कि नेहरू रिपोर्ट की असफलता, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, उनकी जो रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट, उसकी असफलता के बाद ही कांग्रेस लाहौर अधिवेशन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। मैं जल्दी लिख देता हूं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो फ्रेंड, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1929, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। और कांग्रेस का ये जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पे। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि 1929 दिसंबर में हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली? टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। टोटल इंडिपेंडेंस क्या होता है? पूर्ण स्वराज, हिंदी में पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कि हमें तो
पूरा की पूरा राज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। जबकि जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू की एक जो रिपोर्ट थी, उसमें ये मांग को ठुकराया गया था कि एक मूवमेंट था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई, क्योंकि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सहमत नहीं थे अपने पिताजी से, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी मोतीलाल नेहरू जी ने। उसके अंदर अंग्रेज़ों के साथ में एक समझौता टाइप में एक था कि उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। किस चीज़ की? डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है? सो फ्रेंड्स, डोमिनियन स्टेटस, अब आपको पता चलेगा कि पूर्ण स्वराज क्यों जरूरी था। डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज क्यों रिलेट करते हैं। डोमिनियन स्टेटस जो था, डोमिनियन स्टेटस में मतलब था कि इंडिया में जो मतलब जो चुनाव होंगे या जो भी होगा, जो मंत्री बनेंगे वो इंडिया के ही रहेंगे, लेकिन जो क्वीन रहेगी, मतलब जो रानी रहेंगी, वो कहाँ की रहेंगी? इंग्लैंड की। सो अब इंडिया तो वैसे ही फ्रीडम के लिए इतना उत्सुक हो रहा था और जगह जगह पे माहौल ऐसा बन रहा था पूरा स्वतंत्रता के लिए। सो पूर्ण स्वराज बहुत ज़रूरी था कि मंत्री हमारे यहाँ के हो, प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ के हो और अधिकार भी हमारे यहाँ के हो, और रानी हमें कहाँ की नहीं चाहिए? ब्रिटिश रानी हमें नहीं चाहिए। सो ये हो गई पूर्ण स्वराज की बात। मतलब पूरा जो स्वराज, पूरा राज्य हो सिर्फ भारतीयों का हो, उसमें ब्रिटिश का कोई भी रोल नहीं हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे कभी भी पूछ ले लाहौर अधिवेशन, तो आप बता दें 1929। डोमिनियन स्टेटस भी आपको पता चल गया है किताबों में ये और अच्छे से, तो आप वहाँ से डिटेल से देख लें। ये जरूर पूछ सकता है किस नदी के तट पे हुआ था, तो रावी नदी आप बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक चीज़ और क्या हुई, जब ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस टाइम पे एक्चुअली में क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज की मांग तो चली रही थी, लेकिन इसी दौरान इन्होंने क्या किया, टोटल इंडिपेंडेंस की जब मांग की तो 26 जनवरी का दिन इन्होंने किसके लिए निर्धारित कर दिया? स्वतंत्रता दिवस को। स्वतंत्रता, फ्रेंड्स आप राइटिंग पे ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कोर्स कवर करना है और टाइम वैसे ही कम है। तो 26 जनवरी के दिन इन्होंने स्वतंत्रता दिवस का निर्धारित कर दिया गया। जबकि 1929 में तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन उन्होंने 26 जनवरी को देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। कब? 1929 में। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त को हुआ था। क्यों नहीं हुआ वो हम आगे बताएंगे, वो हमारे आगे के ट्यूटोरियल में जब हम आगे उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे तब हम बताएंगे। सो फ्रेंड्स, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा कर दी। अब देश अभी आज़ाद भी नहीं हुआ और उन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा कर दी। अब इन सब चीज़ों की वजह से ही क्या हुआ था कि दांडी यात्रा का बैकग्राउंड तैयार हुआ था। मतलब पृष्ठभूमि, जो दांडी यात्रा, जो दांडी मार्च हम बोलते हैं गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का, वो यहीं से तैयार होना शुरू हो गया था। सो फ्रेंड्स, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हम लगभग कुछ मुद्दों पे डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो इशू पे आ जाएं। फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सिर्फ डेट मेट लिख दूँ, या आपने बहुत से ट्यूटोरियल देखे होंगे, डेट लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ लोगों के, हो जाएगा। लेकिन मैं समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, और अगर भविष्य में आपको कहीं लिखना पड़े या CHSL में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना पड़ता है, सो आपको किताब उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े, इतना दिमाग में हो जाए। नोट्स बना रहे हैं तो आप, बहुत ही अच्छी बात है, वीडियोस देख के भी नोट्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इशू क्या हुआ? अब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों? सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा
पॉइंट आता है दिमाग में। अगर आप ये सीख गए ना, क्या, क्यों, कैसे, कब, पूरी हिस्ट्री क्या, आप मैथ, साइंस जो भी है आपका सब हो जाएगा। खासकर हिस्ट्री में तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्या, क्यों, कब, कैसे। सबसे पहला इशू यही आता है कि जो मुद्दा था हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों। तो फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महंगाई जो बढ़ती जा रही थी देश में, अब अंग्रेजों ने क्या करा था, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन शुरू कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों को तो पता था भारत इतना बड़ा देश है, तो जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने कितना लूटा, तो वो तो पूरी तरीके से चाहते ही थे कि जितना ज़्यादा टैक्स वसूल सकें वसूल लें, और ब्रिटिश सरकार को जितना ज़्यादा फायदा हो वो पहुंचाएं। सबसे बड़ा कारण तो एक था महंगाई। महंगाई सबसे बड़ा कारण था, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई तो इसका एक सबसे बड़ा कारण था, जो कि 1924 से 1928 तक के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई थी, जो हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे बाद में, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी था। इसी बीच एक घटना और हो गई कि लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। किसकी हत्या हुई थी? लाला लाजपत राय की हत्या। अब लाला लाजपत राय की भी हत्या हो गई थी, और नेहरू रिपोर्ट की असफलता। नेहरू रिपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको हम थोड़ा और डिस्कस में पढ़ लेंगे। नेहरू रिपोर्ट पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल हो गया था, जिसमें मैंने बताया डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, तो इंडिया को तो पूर्ण स्वराज चाहिए था। तो नेहरू रिपोर्ट तो पूरी तरीके से विफल हो चुकी थी। जब उनके खुद के पुत्र ने जब इनकार कर दिया, तो जाहिर सी बात है देश तो उसके खिलाफ हो गई। इन सब चीज़ों के बीच में, और HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी पूछ लेगा आपसे। HRA, इसका मैं फुल फॉर्म तो नहीं लिख रहा हूँ, बता देता हूँ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पर प्रतिबंध लगा दिया इनने। अब इन सब चीज़ों के घटनाओं के कारण क्या हुआ कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा बौखला गई थी। उस टाइम पे महंगाई भी बढ़ रही है, लाला लाजपत राय की भी हत्या हो गई, नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई, और HRA पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इन सब चीज़ों ने कांग्रेस को क्या किया, एक मोटिवेट टाइप में कर दिया कि मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब एक आंदोलन तो चलाना ही पड़ेगा। और इसी समय क्या करा कि अंग्रेजों ने एक नमक कानून बनाया। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी वजह इसी को मानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, नमक कानून, या दांडी मार्च के लिए जो यात्रा की थी उनने, नमक कानून के ऊपर इन्हें टैक्स लगा दिया। नमक का जो उत्पादन करते थे उनके ऊपर इन्होंने 12% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। अब बताइए, नमक जो कि भारत में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, और नमक एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना लोगों का गुजारा नहीं चलता। खाने में नमक का बहुत यूज़ होता था, और नमक के ऊपर बहुत से लोग डिपेंड थे, खासकर जो समुद्री इलाके में था वहाँ पर। और नमक से कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं था, लेकिन नमक के ऊपर टैक्स लगाना तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई थी। जिसने अब इन सभी चीज़ों के कारण, जो भी हमने पढ़ा, महंगाई, लाला लाजपत राय की हत्या, नेहरू रिपोर्ट की असफलता, नमक के ऊपर टैक्स लगाना, इन सब वजहों से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखें तो व्यक्तिगत जो लोग थे। दूसरी जो चीज़ें, अब ये तो हो गई कि स्टार्ट क्यों हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद हम देखते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति। अब ये हो तो गया, लेकिन किन किन व्यक्तियों ने यहाँ पे सहायता प्रदान करी। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी तक की
330 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर पूरी की। दरअसल हुआ क्या था, गांधी जी टैक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा और इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने अब सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दरअसल इन्होंने किया क्या कि सबसे पहले तो सविनय का मतलब समझ लें। सविनय मतलब विनम्रता के साथ, सविनय विनम्रता के साथ आंदोलन, ना कोई हिंसा, ना कुछ लड़ाई, ना झगड़ा। वो गांधी जी तो वैसे ही अहिंसावादी व्यक्ति थे। इन्होंने 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने 78 संत या मंक, जिन्हें बोलते हैं मॉन्क या मंक, जो भी आप प्रोनाउंस करें, 78 संतों के साथ साबरमती से दांडी तक की। कहाँ से? साबरमती से दांडी। जैसा कि मैंने बताया, साबरमती से दांडी तक की 330 किलोमीटर की यात्रा को पैदल पार करने का डिसीजन ले लिया। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि 330 किलोमीटर तो छोड़िए, 330 किलोमीटर क्या, ये तो 30 किलोमीटर में ही थक जाएंगे या हार मान लेंगे। लेकिन गांधी जी दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजों को अंदाजा भी नहीं था कि ये इनके ऊपर इतना भारी पड़ेगा, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके ऊपर इतना भारी पड़ेगा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। 12 मार्च 1930 को सिर्फ 78 संतों के साथ गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा शुरू कर दी, जो कि कितने किलोमीटर थी? 330 किलोमीटर। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, मैंने इसीलिए लिख दिए। अब पैदल चलकर पूरी की तथा नमक कानून इन्होंने तोड़ दिया। अब गांधी जी का समर्थन करने के लिए उनके साथ में और भी लोग जुड़ गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तंजौर के तट से सी राजगोपालाचारी, तंजौर के तट से सी राजा गोपालाचारी और आंध्र प्रदेश के तट से आंध्र प्रदेश से के तट से चिदम्बरम पिल्ले। फ्रेंड्स, ये भी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, कहीं से ही पूछ लेते हैं। आंध्र प्रदेश के तट से चिदम्बरम पिल्ले ने नमक कानून तोड़ा। ये तो इनके साथ में इंडिविजुअल थे। अब वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया इन सब के साथ में मिलकर, जिसमें इन्होंने एक संगठन बनाया। खान अब्दुल खान ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था खुदाए खिदमतगार। नाम आप लोगों ने सुना होगा, खुदाए खिदमतगार। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, जिसका नाम खुदाए खिदमतगार रखा गया। तो अब जब इतने लोग साथ में, उत्तर सीमा प्रांत से खान अब्दुल गफ्फार खान, तंजौर से सी राजगोपालाचारी, आंध्र प्रदेश से चिदम्बरम पिल्ले, जब इतनी संख्या में इन लोगों ने भी अपना दांडी मार्च यात्रा शुरू कर दी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो सिर्फ पुरुषों की बात हो गई, महिलाओं में भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इनमें जो प्रमुख थी महिला, वो थी सरोजिनी नायडू। आप सभी लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, नाम सुना होगा, बल्कि पढ़ा भी होगा इनके बारे में। महिलाओं में सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो इंडिविजुअल में मैंने आपको बता दिया, 12 मार्च 1930 को 78 संत के साथ मिलकर गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की 330 किलोमीटर की यात्रा
तय कर दी, जो कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा अंग्रेजों ने। वहीं तंजौर से सी राजगोपालाचारी, आंध्र प्रदेश से चिदम्बरम पिल्ले, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संगठन बनाया, खुदाए खिदमतगार। ठीक है, इन लोगों ने अपने अपने टाइप से ये जो आंदोलन था वो स्टार्ट किया। वहीं महिलाओं में सरोजिनी नायडू ने स्टार्ट किया। अगर आप कभी इमेजेस देखेंगे, ओरिजिनल इमेजेस, वैसे मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक महिला भी गांधी जी के साथ में दिखेंगी, जो कि हैं सरोजिनी नायडू जी। सब इन सब व्यक्तियों के होने के बाद फ्रेंड्स हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, शायद बुक में आपको सिर्फ बहुत ही कम मिले, एक स्टोरीज के रूप में पढ़ चुके हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट मतलब प्रभाव। अब एक्चुअली में हुआ क्या था इस आंदोलन में, जो हमारे यहाँ आपको पता होगा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कौन है, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। उस टाइम पे 44% आबादी मुस्लिमों की थी। कितनी? 44%। और बाकी के हिंदू थे और बाकी अदर। अब एक्चुअली में हुआ क्या था कि इस आंदोलन में मुस्लिमों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, और इसका एक बहुत बड़ा कारण थे मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। वो उनकी एक अलग ही राजनीति थी, वो हम अलग डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे मुस्लिमों ने समर्थन नहीं दिया कांग्रेस का। अब जब मुस्लिमों ने समर्थन नहीं दिया, जबकि सोचिए आप, ये 1930 तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, 1930 तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, मतलब अभी तक की हिस्ट्री में इंडिया की 1930 तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। अब 1930 तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, बिहार में ये आंदोलन चौकीदारी टैक्स के खिलाफ प्रारंभ हुआ। अब ये तो चल ही रहा था, साथ साथ में लोगों ने और भी आंदोलन स्टार्ट कर दिए। जैसे बोलते ना, लोगों की हिम्मत बढ़ जाती। जब ये स्टार्ट हुआ बिहार में एक बहुत ही ज़्यादा चौकीदारी चलती थी उस टाइम पे। चौकीदारी आंदोलन टैक्स के खिलाफ, यहाँ पे भी वही टैक्स की बात आ गई, टैक्स के खिलाफ प्रारंभ हुआ। वहीं आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन वन सत्याग्रह के रूप में हुआ। ये तो बिहार में हुआ था, और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में ये किसके खिलाफ हुआ? वन सत्याग्रह के खिलाफ। यहाँ पे अंग्रेज वनों का हरण कर रहे थे। आपसे ये पूछ सकता है कि बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार से किससे रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश में किससे रिलेटेड है, आप ये सब बता सकते हैं आराम से। अब आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह के साथ में प्रारंभ हो गया, बिहार में चौकीदारी के साथ में प्रारंभ हो गया, और लोक नारायण जयप्रकाश नारायण का उत्तर में इस मूवमेंट में योगदान रहा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोक नायक जयप्रकाश, इन्होंने उत्तर में मोर्चा संभाला, उत्तर भारत में। अब इफेक्ट क्या पड़ा? मुस्लिमों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। साफ तौर पर हो गया था कि मुस्लिम जो संगठन है वो कांग्रेस के साथ में अब नहीं है, और जो बिहार से चौकीदारी टैक्स के खिलाफ हो गए, आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह शुरू हो गया, और जो लोक नारायण जयप्रकाश थे वो उत्तर से भारत के उत्तर से उन्होंने अपना मूवमेंट चालू करा। अब इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ ये हुई कि इसका कंक्लूजन क्या निकला। हम एक ऐसे टाइप में पढ़ रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको बोलते हैं हिंदी में उपसंहार। अब एक्चुअली में इफेक्ट इतना हो गया, इसका कंक्लूजन निकला क्या? इस मूवमेंट से अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जगह जगह से आवाज़ें उठने लगी थी। सबसे पहला नुकसान तो यहाँ हुआ, अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ।
अब आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ में सितंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसका आयोजन किया गया। सो लिख देता हूं मैं, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्या था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया ताकि ये सब जो प्रॉब्लम है इन्हें सुलझाया जा सके। सो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में किया गया और इसी में 1931 में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट लाया गया। गांधी इरविन पैक्ट लाया गया, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, यह आपको पता होना चाहिए। समझौता हुआ वह अंत में सरकार को कांग्रेस के आगे झुकना ही पड़ा। सो इससे एक चीज साबित हो गई कि जो वहां की सरकार थी, मतलब उस टाइम की सरकार कौन थी, ब्रिटिश सरकार। सो ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के आगे या इन सब आंदोलन से कांग्रेस के आगे झुकना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी और उस टाइम पे ये अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो फ्रेंड, हमने इन सब में कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बिना किसी रट्टाफिकेशन मेथड के। सो आप ये सब चीज़ें एक बार कहानी के रूप में जो प्रस्तुत की गई है उसे आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लें और याद कर लें। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था। सो एक्चुअली में प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल जिसे हम बोलते हैं, लिख देता हूं यहाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब क्या हुआ, इन सब जो अभी जो आंदोलन हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे जो मैंने बताया कंक्लूजन में कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा किसको, अंग्रेजों की सरकार को, ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि नमक ममक ये सब इन सब चीज़ों की वजह से और जो जगह जगह आंदोलन हुए, इन सब से आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि कहीं कहीं तो लेन देन भी बंद हो चुका था उस टाइम तक। अब इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल जो हुआ, जो मैंने बताया 1930 में, सितंबर 1930 में। अब 1930 में ये हो तो गया। यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के समाज के सभी वर्गों को एक एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सिफारिश की गई। मतलब कि जो सभी वर्ग जो हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी हैं, जितने भी उस टाइम पे वर्ग थे, सो वहाँ पे सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सिफारिश की गई। क्या बनाने की सिफारिश की गई, कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सिफारिश की गई। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, सभी मतलब सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया। यहाँ पे सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया। तो महिलाओं से कौन गई थी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था, सरोजिनी नायडू का। वैसे यहाँ पे गई थी सरोजिनी नायडू। यहाँ पे इन्हें बुलाया सबको था। और जबकि डॉक्टर अंबेडकर भी गए थे, और डॉक्टर अंबेडकर जी ऐसे पहले इकलौते मतलब व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए। सो आपसे पूछ सकता है कि जो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे, ठीक है मैं लिख देता हूं, वो किन्ने अटेंड किए। सो आप लिख देंगे डॉक्टर अंबेडकर। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इनने तीनों अटेंड किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए। सो यहाँ पे अंग्रेजों ने बनाया इसलिए था कि
सबसे ज़्यादा इंडिया को मतलब बहला के फुसला के या जो भी लालच दे के हम अपना काम निकलवा लें और ये जो भी आंदोलन हो रहा है ये सब बंद करा सके, इनका मेन मोटिव यही था। लेकिन गांधी जी को इन सब चीज़ों के बारे में पता था और गांधी जी ने क्या किया कि इसका बायकॉट कर दिया। गांधी जी गए नहीं, गांधी जी नहीं गए। उनका मेन मोटिव यही था क्योंकि गांधी जी सबसे मेन हेड थे उस आंदोलन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। तो मेन मकसद यही था कि गांधी जी को बुलाया जाए और इनसे समझौता किया जाए। लेकिन महिलाओं से तो सरोजिनी नायडू चली गई, यहाँ से अंबेडकर जी भी चले गए क्योंकि अंबेडकर जी भी उस टाइम पे राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभावशील थे। लेकिन गांधी जी नहीं गए क्योंकि गांधी जी को पता था ये कुछ ना कुछ समझौते के लिए बुलाएंगे और गांधी जी नहीं माने। सो इसी वजह से क्या हुआ था कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ कब, 1931। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किन किन की भागीदारी रही। अब इसमें देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट क्या है। सो गांधी इरविन पैक्ट आप देखें। अब गांधी इरविन पैक्ट एक्चुअली हुआ किस किस के बीच में था और इरविन पैक्ट क्या है। तो अंग्रेजों ने एक और पत्ता खेला, कार्ड जिसे बोलते हैं। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। किसके बीच में, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ। अब समझौता कैसा हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने नमक कानून वापस ले लिया। क्या ले लिया, मतलब कि जो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके लिए चलाया गया था, नमक के लिए। नमक कानून तो तोड़ा ठीक है गांधी जी ने, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन से भी मना कर दिया। उसके कारण ये हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट लाया गया। अब गांधी इरविन पैक्ट में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें नमक कानून को उनने वापस ले लिया। अब नमक कानून वापस ले लिया तो उनने एक समझौता किया था कि हम नमक कानून तो वापस लेंगे लेकिन आपको भी कुछ मानना पड़ेगा। सो लॉर्ड इरविन ने एक चीज बोली कि लॉर्ड इरविन में ऐसे आरोपी, मतलब कि जो बंद हैं, ऐसे आरोपी जिन पर वायलेंस यानी कि हिंसा का आरोप है, उनके ऊपर हम पेनल्टी लगाएंगे। जिनके ऊपर वायलेंस, अब देखो यहाँ पे नमक कानून ने वापस ले लिया तो गांधी जी से भी एक समझौता किया कि जिनने भी वायलेंस किया या हिंसा की उनको पेनल्टी माफ नहीं की जाए, इनको माफी ना दी जाए। अब माफी नहीं देंगे ये तो जो जेल में जो बंद है उन लोगों के साथ में क्या क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। सो इनने क्या किया, एक समझौता किया, वो बोलते हैं ना इस हाथ दो इस हाथ लो वाला काम। तो नमक कानून तो इन्होंने वापस ले लिया लेकिन एक समझौता कर लिया कि वायलेंस जो भी है, जिन्होंने वायलेंस किया उनको माफी ना दी जाए, उनकी पेनल्टी माफ ना की जाए। तो अंत में गांधी जी भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को वापस लेने में सहमत हो गए। मतलब कि अब यहाँ पे इनने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने वापस ले लिया। सो अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट तो वापस हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गया। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट एक समझौता हो गया कि नमक कानून को इन्होंने वापस ले लिया और उन्होंने मतलब नमक पे टैक्स हटा दिया और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। अब लेकिन एक ये जो शर्त थी कि वायलेंस जो भी करें उन्हें हम माफी नहीं देंगे, मतलब जिन्होंने भी हिंसा की है अंग्रेजों के खिलाफ उनको अंग्रेज माफ नहीं करेंगे। और इन सब चर्चाओं के बाद गांधी जी कहाँ चले गए, सेकंड यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए चले गए। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ ये हम देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। तो अब इंग्लैंड जाके इन्होंने क्या किया वो हम अब देखते हैं। अच्छा,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हम एक चीज और देख लें। जब इन्होंने वायलेंस के लिए माफी का प्रावधान कर दिया कि जिन्होंने वायलेंस किया था उन्हें माफ नहीं करेंगे, उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने देश को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद, बहुत से लोगों को पता होगा, इसी बीच में इस गांधी इरविन पैक्ट के बाद में चंद्रशेखर आजाद का अल्फ्रेड इलाहाबाद के, कहां पे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में देहांत हो गया। आपको पता होगा इन्होंने क्या किया था, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। इसमें बता दूं, इसी एक्ट की वजह से चंद्रशेखर आजाद का देहांत हुआ। कहाँ पे? 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जहाँ पे अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इनको घेर लिया था और इन्होंने खुद को, जो भी इनका देहांत हुआ था। अब हम वापिस आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी इंग्लैंड गए तो वो किस जहाज से गए? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, राजपुताना जहाज से गए। ठीक है, राजपुताना जहाज से कहाँ गए? इंग्लैंड गए। अब जब ये इंग्लैंड गए तो, लेकिन वहां पे क्या हुआ, अब डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो दलितों के लिए बहुत ज्यादा ही, मतलब वो दलितों को ऊपर उठाना चाहते थे। और भारत की हमेशा एक मतलब प्रॉब्लम रही है दलित और पिछड़े और अगड़ों के बीच में। वो खैर कंट्रोवर्शियल चीज है। वहां पे एक्चुअली हुआ क्या, अब गांधी जी वहां दिखाने गए थे कि हम पूरे भारतीय एक हैं, लेकिन हुआ क्या, इसका विपरीत। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड की मांग की, या प्रथम निर्वाचक मंडल। किसकी मांग कर दी वहां पे? प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग की। अब जबकि वहां पे दिखाना था कि हम सभी भारतीय एक हैं, अंग्रेज इस चीज को जान गए कि गांधी जी तो और कुछ बोल रहे हैं और अंबेडकर जी और कुछ, तो सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड मांग की, जिसके कारण गांधी जी ने बाइकआउट कर दिया। किसका? डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया। जब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया, और अब जब जाहिर सी बात है गांधी जी मेन थे उसमें, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया और उन्होंने ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रद्द। जब बात ही आगे नहीं बढ़ी है, प्रथम निर्वाचक मंडल पे अड़ गए, और गांधी जी तो देश के लिए चाहते थे, लेकिन गांधी जी को प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये यहीं बोल देते भारत में, या ये मुद्दा तो भारत में भी सोल्व हो सकता था दलितों वाला, लेकिन इन्होंने वहां पे आवाज उठा दी और अंग्रेज समझ गए कि अंग्रेजों की तो बेसी एक नीति थी, फूट डालो राज करो। वो तो उनके ऊपर डिपेंड थे और उन्होंने इतने साल वैसे भी राज किया। यहाँ पे गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने इसको अनसक्सेसफुल हो गया। इसी दौरान विंस्टन चर्चिल, याद रखना, विंस्टन चर्चिल कौन? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा? नंगा फकीर कहा। आपको पता होगा गांधी जी तो वैसे ही अपने धोती और उसमें पजामे जो भी है उसमें रहते थे, कम कपड़ों में। इतनी ठंड में भी वो इंग्लैंड जैसी जगह में ऐसी स्थिति में थे। इसी चर्चा के कारण विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर कहा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा, आप बता देंगे विंस्टन चर्चिल ने नंगा फकीर कहा। यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। अब 1932 में ब्रिटेन की संसद ने एक मैकडॉनल्ड अवार्ड पास किया। कौन सा अवार्ड? मैकडॉनल्ड अवार्ड।
मैकडोनल्ड अवार्ड, मैकडोनल्ड बोलते हैं इसे, मैकडोनल्ड अवार्ड या मैकडोनल्ड बिल पास किया, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरियल बोर्ड का इनने मान गए। अब जब ये मान गए, पास कर दिया, इसमें दलितों को ये प्रदान कर दिया गया। जब ये प्रदान किया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। क्या किया गांधी जी ने इसका? क्योंकि वो जानते थे अगर इनको ये मिल गया तो भारत में बहुत ज़्यादा मतलब एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जब बाहर से ये चीज़ हो रही है, हम जब देश में सुलझा सकते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरियल बोर्ड का इनने बायकॉट किया और गांधी जी ने इसका विरोध किया और 21 दिन का अनशन रखा। कितने दिन का? 21 दिन का अनशन रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी समझाया, लेकिन वो नहीं माने, और इनकी जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उस टाइम पे उन्होंने भी मना कर दिया, मतलब माने नहीं। तो गांधी जी ने 21 दिन का आमरण अनशन किया। अब जबकि गांधी जी ने, सब लोगों ने सोचा था कि गांधी जी, फिर वही बात आ गई कि गांधी जी ऐसे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में ये तोड़ देंगे, लेकिन गांधी जी 21 दिन तक अनशन पर डटे रहे। जब ये चीज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखी तो उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने गांधी जी को की सलाह मानी व सेपरेट इलेक्टोरियल बोर्ड की जगह पे दलितों को रिजर्वेशन की मांग क्या किया? रिजर्वेशन पर सहमति जता दी। अब गांधी जी ने बोला था सेपरेट इलेक्टोरियल बोर्ड की जगह रिजर्वेशन ठीक रहेगा, तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात उन्होंने मान ली। और क्या हुआ, गांधी जी ने इसके बाद जब उनको लगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये समझ रहे हैं कि हम दलितों के खिलाफ है, तो उन्होंने अपने जो काम थे वो दलितों के लिए ज़्यादा शुरू किए। और इसी दौरान गांधी जी ने एक हरिजन नाम की एक मैगजीन निकाली, जो कि दिल्ली के वाल्मीकि नगर से स्वच्छता का कार्य उन्होंने स्टार्ट किया। कहाँ से? दिल्ली के वाल्मीकि नगर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कहाँ का काम? स्वच्छता का, साफ सफाई का काम इन्होंने शुरुआत कर दी और इनको बता दिया कि हम दलितों के खिलाफ नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आपको जो जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं वो याद रखना। अब एक चीज़ फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको लास्ट में, जितना भी मैंने बताया कहानी के अनुसार, तो जितना मैंने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है। हम सिर्फ मेन कवर कर रहे हैं, ज़्यादा ब्रीफ में भी नहीं जा रहे, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा ब्रीफ हो गया किताब से। तो किताबों में तो सिर्फ आपको डेट दी है और कुछ नहीं दिया है। सो हमने लॉर्ड इरविन पैक्ट भी गांधी इरविन पैक्ट भी पढ़ लिया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिया। अब आप इन सब से रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, है ना? प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ, गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ। जब गांधी जी ने अटेंड ही नहीं किया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो इरविन पैक्ट लाया गया। इरविन पैक्ट में यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा। नमक कानून इनने वापस लिया, तो वॉयलेंस वालों का इनने ये वाली बात मान ली, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने वापस ले लिया। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यहाँ देखा गया कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में तो ये चल रहा है। सो इन्होंने फिर ब्रिटेन की संसद से बिल पास करा लिया और गांधी जी अनशन पे आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो। मेरी पूरी शिद्दत के साथ ये तैयार किया है आपके लिए, विशेष तौर पर जीके के लिए। जीएस को भी हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे जीएस को। जनरल साइंस में हम एसएससी के लिए खासकर बायोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस में केमिस्ट्री देख लेंगे, फिजिक्स जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और हिस्ट्री का तो हम साथ में लेके चल ही रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे के वीडियोस बनाना जारी रखें, नहीं तो हम इसे यहीं रोक दें। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।